हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। बच्चे, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी कि जो 1857 का विद्रोह है, जिसको हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं, ठीक है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, मतलब उसमें क्या ऐसी कमियां रहेगी जिसके कारण वो विद्रोह सफल नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट तो है बच्चे इसमें कि हमारे पास कोई कॉमन प्लान नहीं था। ठीक है, मतलब जितनी भी रेजिमेंट थी सेना की, उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे विद्रोह कर लिया, जिसके कारण उन्हें कोई कॉमन प्लान नहीं मिला। ठीक है, कॉमन लीडरशिप नहीं मिली, आपस में उनका अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसके कारण विद्रोह असफल हो गया। बच्चे, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि इस मूवमेंट का जो गोल है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब हर जो इंसान है, अगर वो धार्मिक तौर पे है या समाज है, ठीक है, तो ठीक है, जो हर एक मतलब क्लास है हमारे समाज की, वो अलग अलग से उनके मोटिव हैं, अलग अलग उनसे गोल हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से सबका एक कॉमन गोल नहीं था। सब ये नहीं चाहते थे कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी होना है। अगर वो मर्चेंट है तो वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, अगर वो मतलब अगर वो पीजेंट है तो वो अपना देख रहे हैं, अगर धार्मिक लोग हैं तो वो अपना मतलब देख रहे हैं। मतलब सभी का गोल जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बच्चे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसे एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ के लोग थे, जैसे कि लॉरेंस है, निकोलसन है, हैवलॉक है। तो इन लोगों ने मतलब विद्रोह को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, इसकी गतिविधियों को दबा दिया। ठीक है, मतलब उनकी एबिलिटी के कारण ये विद्रोह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी दबा पाई। उसके बाद बच्चे कारण है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है, जो अंग्रेजी सरकार है, उनके पास हर चीज़ सुपीरियर है, चाहे वो मैन हो, चाहे मनी हो, चाहे मटेरियल हो, हर चीज़ में वो लोग हमसे सुपीरियर थे। ठीक है, उसके बाद है ये मूवमेंट जो चली है, ये आंदोलन जो चला है, वो पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। या कह लो देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें ये विद्रोह हुआ ही नहीं, जैसे उन्होंने बताया साउथ इंडिया में, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान और सिंध तो बिल्कुल ही चुप है। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास आर्मी जो है वो अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल रह गई। ठीक है, तो मतलब पूरा इंडिया जो है वो एक साथ काम नहीं कर रहा। फिर है बच्चे, कुछ ज़मींदार हैं, कुछ इंडियन स्टेट के रूलर्स हैं, उन्होंने भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिया। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चे कि पूरे समाज में कुछ सेक्शन ऐसे हैं हमारे समाज के, जैसे मनी लेंडर हैं, मर्चेंट हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के, जिन्होंने ये देखा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, इसलिए वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जो ज़मींदार थे बंगाल के, वो लॉयल हो गए ब्रिटिश के प्रति। ठीक है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनका भी रवैया ऐसा था कि अगर हम लोग विद्रोह करते हैं तो जो अंग्रेज़ हैं वो हमारे देश को आधुनिकता के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग विरोधियों का साथ देंगे, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो हमारा देश फिर बैकवर्ड हो जाएगा। मतलब इस तरह से उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, लास्ट बच्चे पॉइंट है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने विद्रोह के लिए कौन सा डे फिक्स किया था, 31 मई 1857। पर उससे पहले ही ये जो चर्बी वाले कारतूसों की घटना हो गई, तो जो उसके कारण फिक्स डेट से पहले ये विद्रोह शुरू हो गया, जिसके कारण प्लान के हिसाब से काम नहीं हुआ। ठीक है, तो प्लान ये विद्रोह असफल हो गया। एंड में बच्चे उन्होंने दिया नेचर ऑफ द वार, कि इस युद्ध का, ठीक है, कैसा नेचर था। ठीक है, मतलब ये कैसा लगता है हमें कि जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से बताया है कि ये 1857 का विद्रोह असल में था क्या। ये एक राइटर का नाम आता है बच्चे, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें इनको सिंपल उन्होंने बोला है, प्लैंड वॉर ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला है कि ये भारतीय आज़ादी की एक प्लानिंग लड़ाई थी, प्लैंड लड़ाई थी। उसके बाद आता है नाम एस.एन. सेन का। ठीक है, उन्होंने भी साफ साफ बोला है कि ये, चाहे ये आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, पर इसका अंत मतलब आज़ादी की लड़ाई के रूप में ही हुआ। ठीक है, तो
हम ये जो राइटर्स दो के नाम आए हैं बच्चे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको क्वेश्चन में लिखते हो, नेचर ऑफ वॉर में, नेचर ऑफ वॉर का अगर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, तो अगर आप इन दो राइटर्स के नाम लिखते हो और उनकी पूरी वर्डिंग ऐसे ही डालते हो अपने आंसर बुक में, जैसे विनायक दामोदर सावरकर और सेकंड है बच्चे एस.एन. सेन का, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो राइटर का आपने पूरा जो उन्होंने बोला है वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट में मत जाइए कि हाँ हमने देख लिया थोड़ा सा तो उसी को लर्न कर लो, ध्यान से देखो, डिटेल स्टडी। अभी आपके सब्जेक्टिव पेपर्स आएंगे तो उसके लिए आपको डिटेल स्टडी चाहिए, ठीक है। फिर एंड में हम लोग बोलेंगे कि हम इस 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बार था ये विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ जिसमें हमारी पूरी जनता ने एक साथ एक दुश्मन होकर उनके खिलाफ खड़ी रही। दूसरा है ये नेशनल मूवमेंट की शुरुआत है जो आगे जाके सफल होगा, जिसके कारण 1947 में हमारा देश आज़ाद होगा। इसमें हमें किस किस की सेक्रीफाइस मतलब बलिदान जो है वो दिखाई देते हैं, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, मंगल पांडे, ठीक है। उन्हीं की इंस्पिरेशन से हमारे लीडर जो आम जनता है उनको एक प्रेरणा मिली, जिसके कारण हम भारतीय राज्य से बाद में आज़ाद हो पाए, ठीक है बच्चे। इसी वीडियो में मैं अभी आपको कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है। टिप्स हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि हाँ अभी आपने कैसे बच्चे ये हैं टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट कि जैसे अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए पहली बात तो आप एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल बनाएं, अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद से, अगर अपनी मदर से बनवा सकते हैं तो उनसे, ठीक है। तो टाइम टेबल जो है उसमें आप ये डिसाइड करें अपने सिलेबस के हिसाब से कि हाँ भाई मैंने एक मंथ में या एक वीक में कितने चैप्टर जो हैं वो क्लियर करने हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल को ऐसे नहीं लिख के छोड़ दो, एक कॉपी पे लिख लिया और उसको छोड़ दिया। आप उसको अपने रूम की जो स्टडी रूम है उसकी दीवार पे लगा सकते हो ताकि आपको आते जाते रिमेंबर रहे, ठीक है। कई बार मन होता है कि हम लोग इतना नहीं टाइम टेबल के हिसाब से फोकस कर सकते, हमें इतनी पंक्चुएशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि चलो थोड़ा बहुत उसमें ब्रेक ले लिया, परंतु एक टाइम टेबल बनाइए जिससे आपका सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो पाएगा, ठीक है। दूसरा है रिवीजन। अभी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं 10th क्लास के, ठीक है। तो अगर तो आपकी अच्छे से उसमें रीडिंग हो गई, सभी बुक्स की अच्छे से रीडिंग होगी, फिर तो आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपकी लगता है कि आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो गई, फिर आप खुद के लिए एक टेस्ट मतलब ले सकते हो अपने आप से कि हाँ भी मैंने इतनी तैयारी करनी है, हाँ मेरे इसमें कुछ कोई कमियां तो नहीं रहेगी, ये चेक करो। थर्ड है परफॉर्मेंस। बच्चे ये आपको पता ही होगा कि जैसे अभी आपने अपने ऑब्जेक्टिव जो पेपर हैं वो दिए हैं, उनमें आपकी कहाँ पे क्या कमी रह गई, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे कम हो गई, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर कोई चैप्टर आपको नहीं अच्छे से आ रहा, कोई फिजिक्स का है, कोई बायो का है, कोई प्रैक्टिकल में कोई कमी है, कोई मैथ की रिविज़न रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से चेक करें। ये नहीं है कि आप कोचिंग ले रहे हो, वो आपका कोई ध्यान नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ कोचिंग देंगे, बाकी आपको अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक करनी है कि मेरी क्या गलती है और आगे मैंने कैसे तैयारी करनी है। फोर्थ पॉइंट है बच्चे लैंग्वेज पेपर्स, ठीक है। ये तो हमको पता ही है कि जैसे आपका साइंस है और मैथ्स है, ठीक है, उनके लिए तो आप लोग ट्यूशन्स रख लेते हो या कोचिंग लेते हो अलग से, लेकिन ये लैंग्वेज पेपर चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कंप्यूटर सब्जेक्ट है, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचता, ठीक है। तो अभी आपको ये नहीं देखना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने आप से अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हो कि हाँ मैंने इस सब्जेक्ट को रोज़ आधा घंटा देना ही देना है, ठीक है। आधे घंटे में आप कितनी रिवीजन कर पाते हो, कितने पॉइंट्स कर लेते हो, उसके हिसाब से आपकी वीक में 2 या 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी लैंग्वेज पेपर्स के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट बच्चे डिटेल स्टडी, ठीक है। अभी आपका शॉर्ट स्टडी नहीं चलेगा कि हाँ यूट्यूब पे देखा, वीडियो देख ली और हो गई तैयारी, ऐसा नहीं होगा। आपकी जो बुक्स हैं उनको आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट, ठीक है। टारगेट मतलब
अगर आपने सोचना है कि हाँ मैंने 90% मार्क्स लेने हैं, ये मेरे को 95 चाहिए, है ना, तो ही आप मेहनत कर पाओगे। पहले आप अपना ये फोकस करो कि हाँ मैंने इतने मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आपका टाइम टेबल भी अच्छे से बन जाएगा और आप अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड भी कर पाओगे कि हाँ मैंने रोज़ कितना करना है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। फिर है हार्ड वर्क। बच्चे अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते रहे, ठीक है, बाहर खेलने के लिए चले गए या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा ली, तो हार्ड वर्क नहीं किया, फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आपके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर इन 2-3 महीनों में आप बाहर की दुनिया को नहीं देखेंगे या मीडिया को चेक नहीं करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत नहीं की, हार्ड वर्क नहीं किया, तो आपका नुकसान ज़रूर होगा। तो ये आप ही को डिसाइड करना है कि आपने कैसे अपना टाइम टेबल जो है बनाना है। लास्ट बच्चे पॉइंट है क्वेश्चन पेपर की सेटिंग। इसको भी बच्चे ध्यान से देखा करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ते ही रहते हैं। ऐसे नहीं देखना कि जो एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करता है, जैसे हिस्ट्री का ही है, हिस्ट्री का एक पार्ट हिस्ट्री का होगा, दूसरा पार्ट सिविक्स का होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पार्ट्स आते हैं फिजिक्स को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर, बायो को लेकर या लैंग्वेज पेपर को लेकर। तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई ये सेक्शन ए है, ठीक है, तो मैंने ये मेरे को ईजी लगता है, मैं पहले इसी की रिविज़न कर लूँ, ठीक है। तो अगर वो 30% भी है, अगर 30 मार्क्स का भी है, तो उसके लिए आपकी तैयारी हो गई अच्छे से। मतलब ऐसे आपने स्मार्ट वर्क जो है वो करना है, ठीक है बच्चे। तो मैंने ये आपको आज टिप्स दिए हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि कैसे आप अपना टाइम सेट करें ताकि आप अच्छा गोल जो है वो प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। तो इस बेस्ट ऑफ लक बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू बच्चे, बाय।